नंबर 1 ये तमगा सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन मौतों के मामले में नंबर 1 किसने सोचा था? कितने शर्म की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सवाल वही है देश में कि कोरोना से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन है और कोरोना से लोगों की जान कैसे बचेगी, क्योंकि हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई शहरों के सैकड़ों अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है, शमशान और कब्रिस्तान शवों से पटे पड़े हैं। जी हां, सियासी स्तर पर खामोशी है। कोरोना को लेकर आम लोगों को राहत दिलाने के ध्वस्त सरकारी दावों और सिस्टम पर कोई बोलने वाला नहीं है। जनता दर बदर भटक रही है और मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन मदद नदारद है। सियासी नुमाइंदे कहीं खो गए हैं, जो बात बात में आपको आश्वासन देते थे, आपसे वादे करते थे, संकल्प लेते थे, वो कहीं खो गए हैं। ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। मरीजों के साथ साथ अस्पताल भी ऑक्सीजन के लिए कराह रहे हैं। देश के कई अस्पतालों में लोग कोरोना से बीमार होने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत का शिकार हो रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कई शहरों और हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत धीमा है। इंतजाम नाकाफी हैं और मौत बेतहाशा हो रही है। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हम राजनेताओं से बातचीत करेंगे, स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। मशहूर डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके। साथ ही हमारे वो दर्शक जो कोरोना संकट में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी के मन में कोई अहम सवाल है, तो उनके भी फोन कॉल्स हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आज पूरा देश किस संकट से गुजर रहा है। देखिए, ऑक्सीजन का आपातकाल इस देश में लगा हुआ है। हर राज्य की एक ही कहानी है। कहीं पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से मौत हो रही है, कहीं पर ऑक्सीजन लीक हो जाने से मौत हो रही है, कहीं पर ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मौत हो रही है। मौतों का खौफनाक आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में जानकारी देते देते हमारा भी कलेजा पत्थर हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये सिलसिला खत्म नहीं होता। एक एक दिन सांसों पर भारी पड़ रहा है। महामारी भयानक हो चुकी है। लंबा वक्त मिला सरकारों को, न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को इंतजाम करने का लंबा वक्त मिला। लेकिन कुछ लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, और इसीलिए अब जो स्थिति पहुंच गई है वो इन तस्वीरों के जरिए हमें आपको बताना पड़ रहा है। लोगों की बेतहाशा मौतें हुई हैं, लेकिन अभी उम्मीद कहां पर है? अभी आपको क्या करना है? आपको किस तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है? और घर में अगर आप हैं, अगर आप या आपका कोई परिजन कोविड पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना चाहिए? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो सियासी सवाल है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी आम लोगों की सरकारों पर है। सरकारों ने अब तक क्या किया और अभी क्या कर रही हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी शिवसेना की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता कार्डियोलॉजी डायरेक्टर हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही है और इसके लिए सबसे पहले सरकारों से सवाल जवाब होना जरूरी है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और इसीलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन इस स्थिति में आज देश पहुंच जाएगा, ये किसने सोचा था? मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है चुनाव आयोग को लेकर के। कहा है, जब मौतें हो रही थी क्या आप किसी दूसरे प्लैनेट पर थे? जब केसेस बढ़ रहे थे क्या किसी दूसरे प्लैनेट पर थे? हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मामला चलना चाहिए। अगर ये कहा जाए चुनाव आयोग के अधिकारियों के बारे में तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर रैलियों की बात हो रही है, उन रैलियों की जो कोरोना केसेस बढ़ने के बाद हुई हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि कब थमेगा ये सिलसिला, लेकिन थम नहीं रहा था। आपके बड़े नेता लगातार रैली कर रहे थे। आज अगर चुनाव आयोग को फटकार लगी है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से, तो क्या आपको कहीं कोई कसक होती है कि अगर संयम बरत लेते, अगर रुक जाते, तो ये जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं उसके भागीदार शायद न बनते, शायद स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि मैं कोई एक चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकार की पोजीशन ये है कि भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, प्रजातांत्रिक जो सेटअप है, उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन करवाना, नहीं करवाना, किस प्रक्रिया से करवाना, वह केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन
की जिम्मेदारी है। वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस तरह से करते हैं, हमारी पार्टी उसको पूरी तरह से उसको लागू करने का और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है अपने लेवल पे। इसलिए हर चीज को अगर आप कहोगे कि प्रदेश सरकारों की कमी को भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी प्रदेश सरकार पर तो मैं अभी आई ही नहीं थी गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप नुमाइंदे नहीं हैं चुनाव आयोग के, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिन रैलियों का जिक्र हो रहा है, सिर्फ आपकी पार्टी नहीं, तमाम दूसरी पार्टियां भी पश्चिम बंगाल में रैलियां करती रही, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन जिन रैलियों का जिक्र हो रहा है, क्या आप लोगों ने नहीं की थी वो रैलियां? नहीं, रैली की थी, और वह जो रैली थी उसके बाद जब चुनाव आयोग का जब ये त्रासदी बढ़ी तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली कैंसिल कर दी, और उसके बाद बाकी सारे भी भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग उसके बाद कोई रैली नहीं करेंगे। तो कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि त्रासदी इतनी बड़ी होगी। जिस समय चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किए तब कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नहीं तो अगर इतनी एक्सपेक्टेशन होती तो जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, वो लोग पहले से ही उस हिसाब से इंतजाम करके रखते। हॉस्पिटल बेड्स को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा त्रासदी का इतना बड़ा एक्सटेंसिव नंबर होगा, उतना जरा मिसकैलकुलेशन समझ नहीं पाए या फिर चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण था? इस पर मैं लौटूंगी आपके पास सर, लेकिन आगे और भी मेहमानों से बात करना जरूरी है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि रीना गुप्ता के पास मैं जाऊं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति पर बात करना बहुत जरूरी है। हर रोज फोन कॉल्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लोग मदद के लिए कैसे एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त मिला सरकारों को, न सिर्फ राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को एक लंबा वक्त मिला पूरे 1 साल का। लेकिन अभी जो स्थिति है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, बेड्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, वो हमारे सामने है। किशोर तिवारी जी के पास मैं जाऊंगी। किशोर तिवारी जी, राजनीति तो बहुत कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ है क्या? पहले इतने लोगों की मौत हो जाती है 22 लोगों की ऑक्सीजन लीक होने से, आज खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 6 लोगों की मौत हो गई। आप लोग क्या कर रहे थे सर 1 साल तक? नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो सप्लाई होता था उसकी डिमांड, सुब्रता, मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो करीबन पहले दुगनी हुई और अभी तो चौगुनी हो गई है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही ऑक्सीजन की डिमांड बड़ी दुगनी हो गई है, वैसे दवाइयों की भी। और दूसरा तो आज जैसे ICMR ने कहा है कि आप रेमडेसिविर लो मत, ये कोई जान ले बचाने वाली दवाई नहीं है। वैसे भी ऑक्सीजन के पे सब पेशेंट मत लगाओ, जिनके फेफड़े खराब हो गए उनको ही लगाओ। अब मैं पहले कबूल करता हूं कि हमने जितना आका था उससे बड़ी, क्या हमने कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी सेकंड लेयर आई है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता कबूल कर लेते कि हमने लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हम 1 साल के अंदर उनको पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त दवाएं और पर्याप्त अस्पतालें हम क्रिएट नहीं कर पाए, और अभी तो भी आंखें खोल ले। और प्राइम मिनिस्टर जी अगर 8 दिन पहले सीरियस हो जाते तो शायद आधे लोग जो अभी मरे वो नहीं मरते। अभी जो युद्ध स्तर पे काम प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं उससे मैं उनका आभारी हूं। महाराष्ट्र में तो रिलायंस ग्रुप ने भी हमको ऑक्सीजन लाके दिया, उनका भी आभारी हूं। और भारत को जो मदद कर रहे आपके चैनल के थ्रू उनका भी आभारी हूं। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड की सिचुएशन बहुत खराब है। हमारे यहाँ ना तो टीका है, ना दवाई है, ना ही तो पेशेंट के लिए बेड है। अभी तो हम बड़ी तकलीफ में जा रहे। आप हमें दोषी समझाओ या फांसी पे लगाओ, लेकिन जो लोग मर रहे उनको हमें बचाना, ये हमारा। गोपाल जी, क्या आपको भी अफसोस है कि समझने में परेशानी हुई? क्या आप भी अफसोस जाहिर करना चाहेंगे आज इंडिया न्यूज के माध्यम से कि जो इंतजाम किए जाने वाले थे वो नहीं हो सके? ये जो महाराष्ट्र दिल्ली की सरकारें हैं, सब चीजों का हाथ उठा के खड़े कर दिए और वो सब चीजों को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपने दवाइयां सेंट्रलाइज रखी, इंजेक्शन सेंट्रलाइज रखे, ऑक्सीजन का सप्लाई भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? शर्म करो और माफी मांगो देश से पहले देश से माफी मांगो। माफी मांगो और आप यहाँ पे बैठ के सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी डाल के आप अपने
मतलब अपना आराम नहीं, करो। मैंने तो कबूल किया, वहाँ पे मैंने आप तो उगाही कबूल करते किया, रहो। लेकिन सेंट्रलाइज तो सब तुमने करके रखा। क्या कबूल पीएम के किया? फंड में क्या पैसा कबूल तुमने किया? रखा और अच्छा, क्या कबूल किया? टीकाकरण आपने उगाही रख के करते रखा। हो, अरे उगाही आप करते हो। है ना, राम राज्य बनाने को गए थे और आपका पूरा ख्याल राम मंदिर पे रहा और अस्पतालों पे कभी रहा नहीं। पिछले 6 साल में ये क्या सुधारा राजनीति तुमने, बताइए, राजनीति जो आप करना तुम्हारी बंद आंखें करो। खुल रही है। अरे वहाँ पे चोरी उगाही और ये काम करते हो और राजनीति खूब कर रहे हो राजनीति यहाँ हो बैठे रही हुए। है, खूब राजनीति हो रही है और पूरे साल देश ने तो यही देखा है उगाही राजनीति करते हो होते ना। हुए। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी और उगाही करते कैसे हो इसकी पे टोपी बैठे उसके हुए। सर और इसकी जिम्मेदारी उसके सर डालने की कोशिश हो रही है। मैंने लेकिन केंद्र लोग सरकार मर रहे की जवाबदारी पूरी हैं, नहीं कर जनता पाई। मर रही है और कोरोना के मद्देनजर जो बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो सके। और यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है। इसलिए मैं रीना गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। आपके पास क्या एक्सक्यूज है, क्योंकि सबके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज है, लेकिन वो लोग क्या बहाना लेकर आए जिन्हें न दवाई मिल रही है, दवाई की कालाबाजारी की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं, न डॉक्टर्स मिल रहे हैं, न बेड मिल रहे हैं, वो क्या करें? आपसे मेरा सवाल ये है रीना गुप्ता जी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की बात बार बार हो रही है। अभी ये खबर आई कि 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे पीएम केयर्स फंड से। लेकिन जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त ये कहा गया था 142 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, सिर्फ 33 उसमें से लग पाए हैं। उसमें से 8 दिल्ली में लगने थे, सिर्फ 1 लग पाया है। आपकी जिम्मेदारी क्या है इससे पहले कि आप केंद्र सरकार पर, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर जिम्मेदारी डालें? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि अगर गड़बड़ी थी, अगर काम आगे नहीं बढ़ रहा था, क्या आपने इसकी जानकारी दी जनता को? क्या आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगे लेकिन नहीं लग पा रहा है, स्थिति खराब हो जाएगी, ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी, लोग मरेंगे? क्या आपको यह अंदाजा हो पाया? चलिए रीना जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर समीर गुप्ता का रुख कर लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर समीर गुप्ता, आप सुन रहे हैं और सियासत लगातार हो रही है, कोई भी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी गलती है, वो गलतियां दूसरों पर थोप रहे हैं। लेकिन कुछ देर के लिए सियासत को अलग रखते हुए वो लोग जो हमारे पास लगातार कॉल्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बेड नहीं मिले, क्योंकि सबसे भयावह स्थिति तो ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर गुप्ता, कि लोग हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो स्थिति है उससे तो बेहतर है कि हम घर पे रह के ही ठीक हो जाएं। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? दवाइयों की अलग किल्लत है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, उसकी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, जो लोग घर में खुद को क्वारंटाइन किए हुए हैं और घर पर ही रहकर ठीक होना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ये समय ये नहीं है कि इस सरकार की गलती है, उस सरकार की गलती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये समय वो है कहने का कि हम सब एक हैं और हम सब एक मिलकर इस वायरस को हराएंगे और हम एक होकर ठीक करेंगे सब कुछ। तो दिस इज अ टाइम हम सबके लिए साथ आने का। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप या आपके घर वाले कोविड से पीड़ित हैं तो आप लोग इमीडिएटली सबसे पहले अपने आप को क्वारंटीन करिए, घर से बाहर मत निकलिए और कहीं मत जाइए। क्योंकि आज की तारीख में मैं अभी भी ये देख रहा हूं कि लोग बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कुछ लोग शादियां करने जा रहे हैं, अपनी घर पे फंक्शन हो रहे हैं लोगों के। तो सबसे पहले ये इस चीज को एकदम बंद करिए एंड लेट अस रियलाइज कि हम एक वैश्विक महामारी के बीच में जहां पर लोग मर रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोविड है तो आप घर पे रहिए, अपने एक डॉक्टर के साथ आप बात करिए कि वो आपको कुछ दवाइयों पे शुरू करेगा। अपना ऑक्सीजन और अपना आपका जो टेम्परेचर है उसका एक चार्ट बना, एक कागज पेंसिल पे डेट और टाइम लेकर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर नापना शुरू करिए। अगर आपका टेम्परेचर कम हो गया, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपको अस्पताल की जरूरत है। अस्पताल में बेड कम है, जब तक आप अस्पताल का बेड को आप करें तब तक या तो घर पे ऑक्सीजन टैंक है या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, उससे करिए। अपने आप को प्रोन करिए। प्रोन यानी कि नॉर्मली लोग पीठ पे सोते हैं, आप अपनी छाती के बल सोइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। हमने ये पाया है कि कोविड के मरीजों में इससे बहुत बेनिफिट पड़ता है। ठीक, डॉक्टर साहब ये बहुत ही जी पूरा कर लीजिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये विनती करूंगा लोगों से हाथ जोड़कर कि प्लीज
शादी ब्याह में लोग आ रहे हैं, इसको बंद करिए प्लीज, डू नॉट। ठीक है, लेकिन एक और सवाल है लोगों के मन में, और उसके बाद मैं रीना गुप्ता जी के पास जाऊंगी, वो जुड़ गई हैं हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये पीक है, क्या स्थितियां इससे भी खराब हो सकती हैं, या फिर हम मानकर चलें कि ये पीक है और यहाँ से लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, यहाँ से चीजें दुरुस्त होंगी थोड़ी? ये देखिए, लॉकडाउन लगाना गया, देखिए चाहे सरकार लॉकडाउन लगाए ना लगाए, ठीक है, आपको अपने ऊपर लॉकडाउन लगाना है। हम क्यों वेट कर रहे हैं सरकार को बोलने की? आप खुद अपने ऊपर लॉकडाउन लगाइए, आप खुद बाहर मत जाइए, आप खुद सारी सावधानियां बरतिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब आप बीमार होगे तो आपका घर बीमार होगा। देखिए, आज की तारीख में आई कैन टेल यू वन थिंग, पूरे भारत में ऐसा एक आदमी नहीं है, और ये मैंने ट्विटर पे भी डाली थी बात, पूरी भारत में ऐसा एक आदमी नहीं है जो या जिसके घर में या तो कोई कोविड से पीड़ित ना हो, या कोई जो कोविड से के लिए बेड ना ढूंढ रहा हो, या किसी के घर में या किसी के सर्कल में कोई कोविड से डेथ ना हुई। ठीक है, हम सब एक ऐसे आदमी को जानते हैं, ये सब हम महसूस कर रहे हैं, और ये जो दुख है वो हम सब ने कहीं ना कहीं भुगता है। और इसीलिए कुछ और भी सवाल हैं जो दर्शकों के हमारे पास आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इस तरह के मसले पर भी आपसे राय हम जानना चाहेंगे। लेकिन रीना गुप्ता जी, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की बात हमने की, महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं उसकी भी बात की, लेकिन दिल्ली में जो हालात हैं वो भी नहीं देखा जा रहा है मैम। रोज हालात खराब हो रहे हैं, राजधानी है दिल्ली, और यहां पर जो तस्वीर है उसका जो संदेश है वो पूरे विश्व में जा रहा है, और लोग ये देख रहे हैं कि भारत अपने घुटनों पर आ गया है कोरोना की वजह से। दिल्ली में आपकी सरकार है, आपने क्या किया? 8 प्लांट लगने थे, 162 को मंजूरी मिली थी, उसमें से 33 लगे हैं। 8 दिल्ली में लगने थे, उसमें से सिर्फ 1 लग पाया है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए शुभ्रा जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, इस इतनी बड़ी जो महामारी है उसमें हम क्या अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार नेतृत्व ले, पूरे देश का नेतृत्व ले केंद्र सरकार। जब पूरा विश्व के एक्सपर्ट कह रहे थे कि सब जगह सेकेंड वेव चल रही थी, उस समय हमारे देश में क्या चल रहा था? हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सर्टिफिकेट देने में व्यस्त थी कि किस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कोरोना पे हमने युद्ध जीत लिया है। हाँ, प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में बैठा हुआ था, हमने कुंभ अलाउ किया, हमने अहमदाबाद में एक स्टेडियम में उनकी जिम्मेदारी की बात हमने कर ली मैम। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? दिल्ली सरकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मैंने तो आपसे ये पूछा था, दिल्ली सरकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या आप उनके सिर पर जिम्मेदारी सारी की सारी डालकर निकल जाना चाहते हैं? क्या आप यही करना चाहती हैं? तो फिर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। लेकिन 8 ऑक्सीजन प्लांट्स में से सिर्फ 1 क्यों लगा? इसका जवाब आप दीजिए पहले। अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज है, मैं उसको लेकर जाऊंगी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। ठीक है शुभ्रा जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ऑक्सीजन जो है हमारे देश में एक रेगुलेटेड कमोडिटी है। केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि किस प्रदेश को, किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली की जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 2 प्लांट से आता है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं रीना जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब चर्चा में वापस लौटेंगे तो यहीं से इस विषय को आगे लिए चला से जो त्रासदी मची हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, दिल्ली सरकार के सभी डीएम को आदेश दिए गए हैं, कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। एक्शन के लिए एसटीएफ गठित हो, ये दिल्ली सरकार ने कहा है। कालाबाजारियों की खबरें लगातार आ रही थी और इसकी वजह से जो जरूरतमंद है उन तक दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। सभी डीएम्स को ये आदेश जारी किए गए हैं कि कालाबाजारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। आदेश जारी हुआ है, लेकिन इसका असर कब दिखता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही है, सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे देश से, कि रेमडेसिविर जैसी दवा, इसके साथ और भी दूसरी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और इसकी वजह से आम लोगों तक वो दवाइयां पहुंच नहीं पा रही हैं। आइए हम फिर से एक बार चर्चा का रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जहां से हमने इस चर्चा
जहां से हमने ब्रेक लिया था वहीं से हम इस चर्चा को शुरू करते हैं, फिर से आगे लिए चलते हैं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रीना जी, सवाल तमाम है। सवाल अब देखिए टेस्ट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने यह कहा है कि टेस्ट पर ध्यान दीजिए, संख्या बढ़ाइए, सेंटर्स बढ़ाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई टेस्ट के लिए कहता है तो जो लेबोरेटरीज हैं वो 2-3 दिन का वक्त मांगती हैं, तब तक मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके बाद रिपोर्ट आने में हफ्ते भर का वक्त लगता है। ऐसे कैसे चलेगा मैम? देखिए शुभ्रा जी, दिल्ली सरकार रात दिन मेहनत कर रही है, हम टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, रोज की करीब 70,000 से 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि इन टेस्ट की संख्या को हम और आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूंगी जो आप इस ब्रेक से पहले कर रही थी, जो ये बिल्कुल गलत खबर फैलाई जा रही है भाजपा के द्वारा। पीएम केयर फंड से पूरे देश में 150 ऑक्सीजन प्लांट जो थे वो नियुक्त हुए थे, और इन्होंने एक ही वेंडर को पूरे 150 प्लांट्स का जो है ठेका दिया था। वो वेंडर सिर्फ 6 प्लांट्स लगा के भाग गया। तो ये पूरी तरह से एक तरीके से धोखा हुआ है। पूरे देश में सिर्फ 6 प्लांट लगे। आप बताइए 150 प्लांट का ठेका दे गया। तो पहली बात तो ये है कि आपने 150 प्लांट का ठेका एक ही वेंडर को क्यों दिया, और वो भी एक वेंडर जो है 5-6 प्लांट लगा के भाग गया। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली में एनजीटी का ऑर्डर है, कोई भी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट नहीं लगा सकते। जो केंद्र सरकार ने प्लांट लगाने थे उसके लिए हमने पहले ही क्लियरेंस दे दी थी, लेकिन वो वेंडर ही भाग गया तो वो प्लांट नहीं लग पाए। आज की तारीख में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं और डांट लगाई है कि जितना दिल्ली का कोटा है, हाई कोर्ट ने आप लोगों को भी कहा है पूरा दिल्ली को दिलाया जाए। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो सवाल पूछा जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा? अभी आप लोग कह रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लगा देंगे। जब आग लगती है जब तब कुआं खोदा जाना, क्या इसी को कहते हैं? और दूसरा जो आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उसका जवाब दीजिए कि एक ही ठेकेदार को दे दिया गया पूरा काम, वो कैसे करता? नहीं हुआ काम। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं लोग। शुभ्रता जी, दिल्ली सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर इनको 2020 में कोई प्लांट लगाने की परमिशन मिली थी और उसमें कोई दिक्कत आई तो इन्होंने कितना केंद्र सरकार के साथ फॉलोअप किया बताइए, या बैठ जाएंगे ये? जब क्राइसिस आएगी तब हम बताएंगे कि केंद्र सरकार के ऑर्डर में ये कमी थी। इनका काम है, ये गवर्नेंस है, ये सरकार चला रही है। और दूसरी बात ये है कि आज वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में क्या कहा है कि प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट मिसमैनेजमेंट किया है। और हाई कोर्ट ने क्या, हम क्या कह रहे हैं या आप सरकार हम पे क्या आरोप लगा रही है उसे छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसका तो जवाब जनता को दे देना। चलिए मैं कोई आरोप लगा रहा हूं उसका मत दीजिए। और ये कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? अगर केंद्र सरकार आज भी देखे 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से आ गए, या तो फिर 23,000 हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाहर से मंगवा रहे हैं, तो अगर दिल्ली सरकार को प्लांट लगाने की परमिशन नहीं मिली या परमिशन मिली थी तो उसमें प्रॉब्लम आई, तो ये 1 साल तक कहाँ बैठे हुए थे? फिर इनके पास ना कंटेनर है ट्रांसपोर्टेशन के, इन्होंने क्या इंतजाम किया? कोई आज जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने क्या कहा है कि यह जो इन्होंने डैशबोर्ड बनाया है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसने सॉल्व करने की बजाय कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इनॉक्स कह रहा है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि किस हॉस्पिटल को कितना देना है, और फिर और नोडल ऑफिसर इनके फोन नहीं उठा रहे। यह तो इनका मिसमैनेजमेंट है। और इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटर लगा सकते थे, ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक। ये 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा ऑक्सीजन है। आती हूँ रीना जी के पास भी आती हूँ, लेकिन किशोर तिवारी का मैं जरा सा रुख करना चाहती हूँ। उसके बाद रीना जी आपको भी मौका मिलेगा, और फिर डॉक्टर समीर गुप्ता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र के बारे में तो शुरुआत से ही हम खबरें दिखाते रहे, और जब पहली बार कोरोना ने कहर बरपाया तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई स्टेट था तो वो महाराष्ट्र था। उसके बावजूद ये हालत आज क्यों है कि आप लोग हर बात का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं? आप लोगों ने अपने स्तर से क्या इंतजाम बढ़ाए ताकि लोगों की जान बचा पाते आप? सुब्रता, मैं बात बोलूं?
हमारे पास 60,000 बेड थे, हमने 3.5 लाख बेड बनाए और हमारी व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त करने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन कुछ सत्य है जो हम टाल नहीं सकते। डॉक्टर गुप्ता भी इसमें बताएंगे कि आज भी हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ये 60% प्राइवेट पर और पब्लिक वाली जो है अपनी पब्लिक हेल्थ सिस्टम वो 30 या 40% सरकार की है। और अभी मैं बात कर रहा हूं जो हेल्थ पर हमें फंड अलोकेट करते हैं तो जीडीपी का हम हार्डली 8% दे पाते हैं। ये तो सरकार की पहली बार आंख खुली है, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार महामारी आई है 1918 के बाद। 1918 में भी सेकंड लहर आई थी, परंतु इन्होंने ना ही तो एडवाइजरी देखी ना ही तो कहीं देखा। देखो, जवाबदारी तो सभी राज्यकर्ताओं की है कि जो नाइंसाफ लोगों की हत्याएं हो रही है, मैं तो कहूंगा जो राजनेताओं ने चूक की है उनकी जवाबदारी पूरी की जाए। अगर मैं कहता हूं कि 8 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर एक्शन में आते तो शायद स्ट्रीमलाइन होता। अब अग्रवाल जी बोलते कि इनका नहीं है उनका नहीं है। अब केजरीवाल जी का दोष है और या महाराष्ट्र सरकार का दोष है या केंद्र सरकार का दोष है, ये देखना तो छोड़ो। पिछले 8 दिन से काय को 12 दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम ने आपके हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर को फोन करना चाहा तो वो बोले चुनाव में बीपी है तो फोन नहीं उठाएंगे। उन्होंने लेटर लिखा कि आप एयरलिफ्ट करो और हमको। ठीक है, सब एक दूसरे को चेता रहे थे, सब एक दूसरे को सलाह दे रहे थे, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी और आज हालत देश में ये हो गई है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए डॉक्टर समीर गुप्ता, मैं आपका रुख करती हूँ और जिस सवाल पर हम छोड़कर गए थे, अब ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन जिनको लगी है उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी आशंका बढ़ गई है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है अगर कोरोना को, इसके बढ़ते केसेस को कंट्रोल करना है। 60 साल से उम्र के ज्यादा के जो करीब 50% लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वैक्सीनेशन है ये एक इकलौता तरीका है जिससे हम लोग इस वैश्विक महामारी को खत्म कर सकते हैं। और आप वैक्सीनेशन के थ्रू, टीके के थ्रू अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कोविड के जो, देखिए वैक्सीनेशन का मकसद क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि कोविड ना हो। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि अगर कोविड हो तो आप ज्यादा बीमार ना हो, आप मरे ना। ठीक है, तो एक कंट्रोल तरीके से माइल्ड कोविड हो, ऐसा होगा खांसी नहीं। तो ये जो है, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोविड होगा भी तो 2-4 दिन का कोविड होगा और फिर खत्म हो जाएगा। सो ये हम बहुत देख रहे हैं। और जिन लोगों को, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी, वो बहुत बीमार हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आदमी जाके अपना टीका लगवाए। जब उसकी बारी आई, और 18 साल से ऊपर के टीके अब 1 मई से शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता की बात आप जरूर सुनिए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। और साफ तौर से डॉक्टर्स का यही कहना है कि वैक्सीनेशन जरूरी है। कुछ केसेस आ भी रहे हैं, ये बात ठीक है वैक्सीन के लगने के बाद भी, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का असर शरीर पर कम होता है और स्थिति खराब नहीं होगी। स्थिति इतनी खराब नहीं होगी कि जान पर बनाए, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। रीना गुप्ता, मैं आपका रुख करती हूँ। आप जवाब देना चाह रही थी गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात का, और इसके साथ ही दिल्ली में आगे का रोड मैप क्या प्लान है? आगे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ सके, बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन कैसे होगा? शुभ्रा जी, देखिए, हम 3 महीने से कह रहे थे कि आप हमें वैक्सीन ज्यादा दीजिए। मैं समीर जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब आप देखिए, वैक्सीनेशन पे भी केंद्र सरकार सो रही है। अभी भी ये इशू चल रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो महंगी है। हमारे देश की इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन स्टेट्स को नहीं दे रही है। आज से 1-2 महीने बाद हम बैठ के टीवी पे फिर ये डिबेट कर रहे होंगे कि किस तरह से वैक्सीन की कमी हो रही है। फिर यही होगा कि केंद्र सरकार फिर से कहेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करा। तो ये सब जो मामले हैं, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, दवाइयां, इन सब का इंतजाम करना
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जवाब मैं गोपाल जी से लेना चाहती हूँ। और इसका जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने किया है, सीधा आरोप लगाया है कि एक ऐसे वक्त पर भी उन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट कमाने के लिए और बाकी चीजों के लिए वक्त मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर एक ही वैक्सीन की कीमत अलग अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है और केंद्र सरकार के लिए अलग है, 150 रुपए में केंद्र सरकार को और वही वैक्सीन अगर 600 रुपए में राज्य सरकार को मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है गोपाल जी? फैक्ट को चरमराते हैं ना ये अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत ही गलत बात है। कल हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट लिखित रूप से जवाब दे दिया कि जो 150 रुपए में केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है वो प्रदेश सरकारों को निशुल्क फ्री में लगाने के लिए दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार अपने आप तो कोई वैक्सीन लगा नहीं रही। जब लिखित में इनको आंसर मिल जाता है उसके बाद भी फिर ये प्रश्न उठाते हैं। प्रदेश सरकारों ने तो सर ये 600 रुपए का और 1000 रुपए का रेट जो है ये किसके लिए है फिर? इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोक्योर करने को आप दे दीजिए। तो प्रदेश केंद्र सरकार तो 50% जो प्रोक्योर कर रही है 150 रुपए में जो कह रहे हैं वह तो निशुल्क स्टेट गवर्नमेंट्स को दे ही रही है। जो केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन पॉलिसी है उसके अंतर्गत तो केंद्र सरकार निशुल्क दे रही है। बाकी अगर प्रदेश सरकार करना चाहते हैं, तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात ठीक है क्या तिवारी जी? नहीं, ये देखो जैसा ऑक्सीजन मेस है वैसा ये वैक्सीनेशन के रेट का मेस करने जा रहे हैं। जब हमारे आधार पूनावाला कहते हैं कि अगर राज्य केंद्र सरकार लेगा 150 रुपए, राज्य सरकार लेंगे तो 400 रुपए, ये कैसा अलाउ करते? अगर गोपाल अग्रवाल ये कह दे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक तरीके दाम में मिलेंगे तो मैं समझ सकता हूं। अगर आप ये कह दो कि 100% केंद्र सरकार ही देने वाली है 150 में, वो भी कर दो। अरे अभी तो आपने भारत के लोक संख्या हम तो 50% तो निःशुल्क दे रहे हैं ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अरे निःशुल्क दे रहे हैं 50%। तो हार गए ये कबूल करो, उसके बाद लड़ाई 14 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं निःशुल्क। अरे 14 एक ही बार, दोनों बार का टीका 1 करोड़ लोगों को लगा है। आज 2 करोड़ लोगों को लग चुका है। और 150 रुपए में जो केंद्र सरकार है वो फ्री दे रही है कि नहीं स्टेट्स को, ये बता दो। अरे रीना जी आप ही बता दीजिए, तो खरीदना पड़ेगा। रीना जी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने आज जोर शोर से अनाउंसमेंट की है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट की है कि भाई हम तो फ्री दे रहे हैं वैक्सीन, 18+ वालों को फ्री वैक्सीन लगनी शुरू होगी 1 मई से। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि निःशुल्क मिल रहा है राज्यों को, तो आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं रीना जी? नहीं, मैं नहीं ले रहा क्रेडिट। नहीं, रीना जी से सवाल है, रीना जी से सवाल है। शुभ्रा जी आप गोपाल जी पता नहीं क्या कह रहे हैं। पूनावाला और भारत बायोटेक दोनों ने अपने वैक्सीन के रेट जारी किए हैं, तो वैक्सीन के रेट क्यों जारी किए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगी, 18 साल प्राइवेट के लिए अलग है, उसका हक है कि उसको फ्री वैक्सीन मिले, वो फ्री में दे रही है। तो केंद्र सरकार जो वैक्सीन खरीद रही है वो स्टेट्स को फ्री में दे रही है। केंद्र सरकार का अपना कोई वैक्सीनेशन लगाने का कोई नहीं रही है, जब तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अग्रवाल क्या बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप को देंगे जो भी 50% अवेलेबल नहीं है तो आप सरकार को फ्री में कहां से देंगे? आप झूठ बोलना बंद कर दो। सेंटर बंद हो रहे हैं देश में, पूरी वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी। आज दिल्ली के और पूरे देश के नागरिक झूठ बोलना अगर ये बंद कर देना सुब्रता जी, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार, खासकर दिल्ली सरकार अगर झूठ बोलना बंद कर दे भूल जाइए, तो देश का भला हो जाएगा और दिल्ली का भी भला हो जाएगा। के लिए चुनाव के प्रचार को चले गए। झूठ बोलना अगर बंद कर दे। गोपाल जी आगे का रोड मैप क्या है? आगे का रोड मैप क्या है? केंद्र सरकार ने क्या फैसले किए हैं? ठीक है, 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर हार जीत का मामला नहीं है। अगर कोई हार रहा है, शुभ्रा मेरा नाम है, शुभ्रा नाम है मेरा, 1 सेकंड। अगर कोई हार रहा है तो वो देश की जनता हार रही है, वो परिवार हार रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आप लोग यहाँ पर हार जीत का पैमाना मत तय कीजिए,
क्योंकि परिवार हार रहे हैं, अपनों को हार रहे हैं, वो उनकी आंखों में आंसू हैं। अगर यहां पर भी बैठ करके सियासत करेंगे आप लोग और ये कहेंगे तुम जिम्मेदार, तो ये सब भी देश की जनता देख रही है। गोपाल जी, आगे का रोड मैप क्या हम माने कि अभी से आप लोग गंभीर हैं? क्या हम माने कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा है कुछ जिम्मेदारी लेते हुए आप लोग ये समझेंगे, जानेंगे कि हाँ गलतियां हुई हैं और आगे उन गलतियों को सुधार करके ये कोशिश की जाएगी कि जाने कम जाए, मौतें कम हो? गोपाल जी, देखिए, ऑक्सीजन जितनी आवश्यकता है केंद्र सरकार ने स्पष्ट लिखित रूप में दिया है कि उसकी अवेलेबिलिटी हमने सुनिश्चित कर ली है। 3,500 लीटर 3,300 मैट्रिक टन हमने ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले 10-12 दिन में बढ़ाई है। आज सेल ने पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर सेंटर का अंडरटेकिंग है, उन्होंने कहा कि 15% सप्लाई हो रही है, दिल्ली में सप्लाई नहीं पहुंच रही है। आप इसे कागजों पे सप्लाई करने से कुछ नहीं होगा सर, फाइलों पे सप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। वो क्या गलत हमें बता रहे? फिजिकल सप्लाई चाहिए। आज 40 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। 50,000 मैट्रिक टन विदेशों से आयात का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। आज 318 दिल्ली के कंसंट्रेटर है। मर रहे हैं लोग सर, और वो आप लोगों से ही गुहार लगा रहे हैं, आप लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहाँ मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के पास कि जान बचाइए। लोग, नागरिक इस देश के एक दूसरे की जान बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकारों ने जो किया है वो हम देख रहे हैं, और जो यहाँ पर सरकारें कर रही हैं, उनके प्रवक्ता जिस तरीके से ब्लेम गेम कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।